सो गाइज आज हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के एमसीक्यूज पेपर फर्स्ट के। गाइज इससे पहले मैंने आपको बीएससी थर्ड ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए थे और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और इसके बाद अब मैं बताऊंगी आपको एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता है गाइस, बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट जो है वो है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो पहले हम देखेंगे पेपर फर्स्ट के एमसीक्यूज, देन उसके बाद हम देखेंगे पेपर सेकंड के एमसीक्यूज। बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी बायोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। टोटल में आपको 70 से 80 एमसीक्यूज यहाँ पे बताऊंगी, जो कि 5 यूनिट्स के होंगे और 5 यूनिट्स के मैं एमसीक्यूज आपको साथ में बताऊंगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पौधों में विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पौधों की जो जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वो पादप कार्यकी के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि पादप कार्यकी जो होती है, पादप कार्यकी में पौधों की विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है जल की संरचना में हाइड्रोजन के दोनों अणुओं के बीच कोण होता है। तो जल की संरचना में हाइड्रोजन के दोनों अणुओं के बीच 105 डिग्री का कोण होता है। दोनों हाइड्रोजन के बीच 105 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट है जल की प्रवृत्ति होती है। जल का नेचर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। जल उदासीन होता है, जैसा कि आपको पता ही है, ना ही जल अम्लीय होता है और ना ही जल क्षारीय होता है। जल का जो नेचर होता है वो उदासीन होता है। जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो जल का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। पराशरण में क्या होता है? ऑस्मोसिस में क्या होता है? जल का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर विसरण। सो पराशरण और विसरण पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप अच्छे से देखिएगा। और जो टॉपिक्स होते हैं उन्हीं के अंदर से ही जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो आप जो टॉपिक्स पढ़ते हैं उन्हें ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट है बीज पानी में डालने पर क्यों फूल जाते हैं? तो बीज जो होते हैं अंतः शोषण के कारण पानी में डालने से फूल जाते हैं। विसरण दाब न्यूनता है। तो डीपीडी जो होता है उसी को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। नेक्स्ट है एक कोशिका आयतन में बढ़ेगी यदि बाहरी माध्यम हाइपोटोनिक हो तो। सो गाइस हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, ये तीनों सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको प्लाज्मोलाइसिस वाली वीडियो में बताया है। सो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक तीनों सॉल्यूशन कभी कभी एक एक नंबर के लिए भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप प्लाज्मोलाइसिस वाली जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है यदि कोई कोशिका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दी जाती है तो उसका आकार क्या होता है? तो उसका आकार जो होता है वो घट जाता है जब हम किसी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। उसके बाद है यदि कोई कोशिका जल में डाल दी जाती है तो क्या होता है? तो जब हम किसी कोशिका को जल में डाल देते हैं तो वो फूल जाती है, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस के फलस्वरूप कोशिका भित्ति तथा कोशिका द्रव्य के बीच क्या होता है? तो प्लाज्मोलाइसिस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कोशिका भित्ति और प्लाज्मोलाइसिस के बीच हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरा होता है। नेक्स्ट है मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण होता है। तो जल जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। उनमें से जो रूट हेयर्स होते हैं वो केवल कैपिलरी वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो मूल रोम जो होते हैं वो मूल रोम प्रदेश में पाए जाते हैं। पौधों में रसारोहण की क्रिया होती है। तो पौधों में एशेंट ऑफ शेप की जो क्रिया होती है वो जाइलम के द्वारा होती है। नेक्स्ट है जल का अवशोषण होता है। तो जल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट हेयर्स के द्वारा होता है। जेसी बोस ने रसारोहण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो जेसी बोस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रसारोहण का वाइटल थ्योरी यानी कि जैविक जो बाद है या जैव बाद है उसे प्रस्तुत किया।
वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो पोटोमीटर द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पौधों के एरियल पार्ट्स के द्वारा जल का वेपर के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी कि पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बिंदु स्त्राव होता है। तो जो बिंदु स्त्राव होता है वो जल रंध्रों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है रंध्रों के खुलते समय कौन सा आयन द्वार कोशिका में एकत्रित हो जाता है। तो जब स्टोमेटा की ओपनिंग होती है तब द्वार कोशिका में पोटेशियम आयन जो होता है वो एकत्रित हो जाता है। रंध्रों के बंद होने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो जब रंध्र बंद होते हैं तब एब्सिसिक एसिड जो होता है वो रंध्रों के बंद होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स मैंने आपको बताया है गाइस, जो हाइड्रोपोनिक्स होती है उसके अंतर्गत मिट्टी के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में जो पौधे होते हैं उनको लगाया जाता है। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स जो होती है वो मृदा विहीन कृषि होती है ना। मिट्टी के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में प्लांट्स को लगाना मृदा विहीन कृषि कहलाता है। नेक्स्ट है कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो गाइज मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि सूक्ष्म पोषक मैक्रो या फिर माइक्रो एलिमेंट्स जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताए हैं 6 और 10 होते हैं, उनको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। कोई सा भी माइक्रो कोई सा भी मैक्रो एलिमेंट्स करके पूछ लिया जाता है कि ये माइक्रो एलिमेंट है या नहीं है, कौन सा माइक्रो एलिमेंट है, कौन सा मैक्रो एलिमेंट है। तो ये सभी जो मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स हैं जो कि 6 और 10 होते हैं, आपको अच्छे से इनको याद करना है। ये हर साल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, कौन सा मैक्रो एलिमेंट है, कौन सा माइक्रो एलिमेंट है, कौन सा महापोषक तत्व है, कौन सा नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि कौन सा महापोषक तत्व नहीं है, तो इसका आंसर है आयरन। उसके बाद है कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसका आंसर है जिंक, है ना। इस टाइप से आपको सारे मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स याद करना है। इसके बाद है पौधों में कार्बन किस रूप में पाया जाता है। तो पौधों में जो कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है या फिर CO2 के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन की कमी से पौधे में कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो जब पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो पौधों की पुरानी निचली पत्तियां जो होती हैं उनमें भूरापन आ जाता है। इसके बाद है कौन सा तत्व पौधा सीधे वायु से ग्रहण करता है। तो कार्बन जो होता है वो पौधे वायु से कार्बन को सीधा ग्रहण करते हैं। इसके बाद है पौधे में मैग्नीशियम तथा आयरन किस कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। तो मैग्नीशियम और आयरन का जो रोल होता है पौधों में, पत्ती में क्लोरोफिल का निर्माण करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सक्रिय खनिज अवशोषण किस पर निर्भर है। तो सक्रिय खनिज एब्जॉर्प्शन जो है वो ऊर्जा के उपयोग पर डिपेंड करता है। खनिजों का निष्क्रिय अवशोषण निर्भर है। तो खनिजों का निष्क्रिय अवशोषण जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। डोनन संतुलन सिद्धांत संबंधित होता है। तो डोनन का जो सिद्धांत है वो खनिज लवणों के निष्क्रिय एब्जॉर्प्शन से संबंधित है। उसके बाद है पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है वो ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। पत्ती में बना भोजन जड़ में पहुंचने के लिए क्या मार्ग अपनाता है। जड़ में पहुंचने के लिए चालनी नलिकाओं की हेल्प से जो पत्ती में बना भोजन होता है वो जड़ में पहुंच जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पुष्पी पादपों में शर्करा का परिवहन किस रूप में होता है। तो सुक्रोज के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। नेक्स्ट है पादपों में भोजन स्थानांतरण के विषय में व्यापक परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो मुख्य हाइपोथेसिस जो है वो पादपों के भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण से रिलेटेड परिकल्पना है।
उसके बाद एक चालनी नलिका का क्या कार्य होता है? तो चालनी नलिका का जो वर्क होता है वो है शर्करा स्थानांतरण। ठीक है, शर्करा का स्थानांतरण चालनी नलिकाओं के द्वारा होता है। ज्वटर या उभयधर्मी आयन होते हैं। एमिनो एसिड जो होते हैं वो ज्वटर और उभयधर्मी आयन होते हैं। मोम है, मोम जो है वो एक फैट है, ठीक है, बसा है। लिपोप्रोटीन पाया जाता है, तो लिपोप्रोटीन जो है वो कोशिका झिल्लियों में पाया जाता है और जो सेल्यूलोज है वो कोशिका भित्तियों में पाया जाता है। ठीक है गाइस, सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज जो होता है वो एक पॉलीसेकेराइड होता है। पादपों का हरा पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है वह कहाँ पाया जाता है? तो जो हरा पदार्थ होता है पादपों में वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। नेक्स्ट है C4 साइकिल या कार्बन 4 साइकिल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो हैच और स्लैक नामक दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने C4 साइकिल का प्रतिपादन किया। उसके बाद एक केल्विन चक्र में CO2 प्रथम ग्राहक होता है, तो राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट जो होता है वो CO2 का प्रथम ग्राहक होता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो होती है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र की क्रिया संपन्न होती है, तो क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। अच्छे से देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। इसके बाद एक ग्लाइकोलाइसिस की खोज की, ग्लाइकोलाइसिस की खोज एम्बडेन, मेयरहाफ और पार्नास नामक 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ग्लाइकोलाइसिस की खोज की और इन्हीं के नाम के आधार पर ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे भी कहा जाता है, यानी कि एम्बडेन, मेयरहाफ, पार्नास पाथवे भी कहा जाता है। इसके बाद एक क्रेब्स चक्र की खोज की, तो क्रेब्स साइकिल की खोज हैंस क्रेब नामक साइंटिस्ट ने की और 1943 में की, और इनके नाम के आधार पर ही इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसके बाद एक क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम है, तो क्रेब्स चक्र है, इसे साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। क्रेब्स चक्र किससे आरंभ होता है? तो क्रेब्स साइकिल जो है वो एसिटिल कोएंजाइम से प्रारंभ होता है। इसके बाद है ETS या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, तो ETS में आणविक ऑक्सीजन के द्वारा अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण किया जाता है। उसके बाद है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए रासायनिक परासरणी युग्मन अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो मिचेल नामक साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया। इसके बाद है श्वसन शुरू करने हेतु आवश्यक होता है, तो श्वसन की क्रिया को प्रारंभ करने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट का RQ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का RQ जो होता है वो हमेशा 1 होता है। RQ किससे संबंधित होता है? तो RQ जो होता है श्वसन गुणांक जो होता है उसके द्वारा पादपों में श्वसन को देखा जाता है। नेक्स्ट है अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है, अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है एथिल अल्कोहल। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा गृह जैसा कि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एक NADH2 के ऑक्सीकारक से प्राप्त होते हैं, तो एक NADH2 के ऑक्सीकारक से 3 ATP प्राप्त होते हैं या 3 ATP के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है एपो एंजाइम है, तो एपो एंजाइम जो है वो एक प्रोटीन है। एंजाइम बने होते हैं, एंजाइम प्रोटीन्स के बने होते हैं, वसाओं को पचाता है, फैट्स को लाइपेज नामक एंजाइम जो है वो पचाता है। एंजाइम वे पदार्थ होते हैं जो कि क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ऑक्सीन्स क्या है? तो ऑक्सीन्स जो है एक हार्मोन्स है जो कि पौधों में वृद्धि करता है, इसलिए इसे वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं।
नेक्स्ट है जिब्रेलिन का पता सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया? तो जिब्रेलिन नामक हार्मोन का पता एक कवक में लगाया गया। स्टोरेज में आलू के कुल के फूटने से कौन रोकता है? स्टोरेज जो गोदाम होते हैं उन स्टोरेज में जो आलू के कुल्ले फूटते हैं उनको मैलिक हाइड्रेजाइड एंजाइम रोकता है। नेक्स्ट है इथाइलिन गैस है। तो इथाइलिन गैस जो है वो फलों को परिपक्वता या फलों को पकने में तेजी से वृद्धि करती है ना। जो इथाइलिन गैस होती है उसका यूज़ मेनली फलों को पकाने में किया जाता है। तो फलों में परिपक्वन को तेज करती है इथाइलिन गैस। नेक्स्ट है बीज रहित फल बनने में कोई लाभ किसमें नहीं होगा? तो इसका आंसर है अनार में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हार्मोन नैसर्गिक रूप से पौधों से नहीं मिलता है? तो इसका आंसर है 2,4-D हार्मोन जो है वो पौधों से नहीं मिलता है। उसके बाद है इथाइलिन की सबसे अधिक सांद्रता होती है। तो इथाइलिन की सबसे अधिक सांद्रता पके फलों में होती है। एंजाइम में अनुपस्थित होते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं उनमें आरबीसीज नहीं पाई जाती, इसलिए तो एंजाइम में आरबीसीज अनुपस्थित होती हैं। किस वैज्ञानिक ने जाइमेज एंजाइम की खोज की? तो बुकनर नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जाइमेज एंजाइम की खोज की। किस वैज्ञानिक ने यूरियज नामक एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में पृथक किया? तो सुमनर नामक साइंटिस्ट ने यूरियज नामक एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में पृथक किया। उसके बाद है एंजाइम के प्रमुख प्रोटीन भाग को कहते हैं। तो एंजाइम का जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसे एपो एंजाइम कहते हैं। सो गाइज ये मैंने आपको बता दी हैं बॉटनी बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट के सारे एमसीक्यूज 5 यूनिट्स के। इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 में सेकंड पेपर के एमसीक्यूज बताऊंगी जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।